हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे 2019 जुलाई पेपर 1 की मैथमेटिक्स पार्ट की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के पूरे 30 क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31। ए बीकर इज 3/7 filled with water. Another 16 liter of water is needed to fill the beaker to its brim. What is the capacity of the beaker? एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बीकर की धारिता क्या है ये हमें बताना है। बीकर की कैपेसिटी क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम जो बीकर है वो कितना भरा है, 3/7 भरा है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि बीकर की जो पूरी कैपेसिटी है वो कितनी है, x है। ठीक है, तो ये x का 3/7 भरा है, तो ये 3/7 x प्लस। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि बीकर खाली कितना है। तो x में से 3/7 x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 4/7 x हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 7x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 4/7 x हो जाएगा। तो अब 4/7 x हो गया। अब ये 4/7 x किसके बराबर हो गया, 16 लीटर वाटर। जितना खाली है उतने में हमने कितना लीटर पानी मिलाया, 16 लीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल्स टू, ये 7 डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, एंड 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28। तो हमने स्टार्टिंग में हमने माना था क्या था कि जो बीकर की कैपेसिटी है वो कितनी है, x है, और x किसके बराबर आ गया, 28 के। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बीकर की कैपेसिटी कितनी हो गई, 28 लीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में निरूपित करती है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे क्या फर्स्ट ऑर्डर पे सबसे बड़ी नंबर है कि नहीं, वैसे ही हम कर लेंगे। ठीक है, हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या है, 3.05, फिर है 3.005, फिर है 3.50। अब इससे ये बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया, गलत। हमें पहले सबसे बड़ा चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, 30.5, फिर 3.50, फिर 3.55, फिर 3.05, फिर 3.005, और फिर है 0.355। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। पहले सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, एंड देन सबसे छोटा है। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगर ये भी गलत हो जाता हम थर्ड को ट्राई करते, फिर नेक्स्ट को ट्राई करते। तो फिलहाल हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ए शॉपकीपर मिक्स्ड 5.3 kgs of almond, 2100 grams of resin, 2.2 kgs of cashew, and packed the mixture equally into 2 dozen packet. And what is the weight of each packet? ठीक है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 21
2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? ठीक है, पहले क्या करेंगे, जितनी भी क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनको ऐड कर लो। ठीक, तो हमें टोटल पता चल जाएगा। तो ये केजी में है, ये ग्राम में है और ये केजी में है। सबको क्या कर दो, ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 5300 ग्राम। फिर नेक्स्ट है 2100 ग्राम और फिर नेक्स्ट है 2.2 kg। तो इसको भी क्या कर देंगे, 2200 ग्राम। टोटल कितना आ जाएगा, 9600 ग्राम हमारे पास वेट आ गया। अब इसके कितने पैकेट्स बनाने हैं, 2 डज़न। 2 डज़न में कितने आते हैं, 1 डज़न में 12 आते हैं, तो 2 डज़न में कितने होंगे, 24 हो जाएंगे। तो हमारा टोटल कितना आया था, 9600। 9600 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 400। 4 टाइम्स में 96 एंड 20 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 400 ग्राम के एक पैकेट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या हमने सारी क्वांटिटी को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सबको ऐड करने के बाद कितने कितने पैकेट्स बनाते थे, 24 पैकेट्स बनाने थे, तो 24 से डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप 1st to 5th की मैथ्स कर लेंगे तो भी आपका बहुत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट नंबर एम आई एम अ 2-digit even number. I am a common multiple of 3, 4, 6. I have total 9 factors. मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3, 4, 6 का सर्वगुणज हूँ और मेरे कुल 9 गुणनखंड है। ये एक पजल है जिसे हमें सॉल्व करके बताना है कि वो किस नंबर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि 2-digit इवन नंबर है, 2 अंकों की सम संख्या है। तो हमें यहाँ पे सभी क्या दिख रहे, 2 अंकों की सम संख्या दिख रही है, तो इसमें कोई कैंसिल नहीं हो सकता है। फिर अब देखते हैं, आई एम अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 6। तो 3, 4, 6 का सर्वगुणज हूँ। तो देखते हैं कि तीनों में से कौन सा 3, 4, 6 का सर्वगुणज है। तो 48 है, 24 है और 36 भी है। तो इसमें से हमारा जो 56 ऑप्शन है वो नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे। अब नेक्स्ट हिंट है, आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो अब इनके फैक्टर्स देख लेते हैं और फिर काउंट कर लेंगे कि किसके 9 फैक्टर्स हैं। तो 48 के फैक्टर्स देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 16 पहले आता है और ये 48। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फैक्टर्स हो गए। तो 48 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, 56 नहीं हो सकता। अब 24 के फैक्टर्स देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। इसे काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके भी 8 फैक्टर हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब लास्ट बचा 36, तो यही हमारा होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, फिर 18 और ये 36। कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसके टोटल 9 फैक्टर्स हो गए। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4, 36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। Asha plans to save some money from household expenditure to buy a mobile. Every week she saves 50 rupees on Monday, 100 rupees on Wednesday and 80 rupees on Friday.
and spend 60 rupees from this on Sunday, how many weekends would she takes to save enough to buy a mobile phone of 5,950 rupees? आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती हैं। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती हैं तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती हैं। उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदना है तो के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो जो वो पैसे बचा रही है एक सप्ताह में, उनको ऐड कर लो, फिर उसमें से क्या कर लेंगे, जो वो खर्च करी उनसे माइनस कर देंगे तो वो एक सप्ताह की सेविंग आ जाएगी। फिर हम उसको अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले सप्ताह मंडे को वो 50 रुपीज़ बचाती है, फिर वेडनेसडे को 100 रुपीज़ बचाती है और फिर फ्राइडे को 80 रुपीज़ बचाती है। तो टोटल कितनी सेविंग हो जाती है? 230 रुपीज़। अब इसमें से वो 60 रुपीज़ खर्च कर देती है तो 60 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितने रुपए हो जाएंगे? 170 रुपीज़। मतलब एक सप्ताह में वो कितना सेविंग कर रही है? 170 रुपीज़। अब मोबाइल फ़ोन कितने का है? 5,950 रुपीज़ का। अब एक सप्ताह में 170 रुपीज़ खर्च कर रही है, सॉरी बचा रही है, तो इससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कि कितने सप्ताह में वो मोबाइल फ़ोन खरीद सकती है। तो 17 से ये कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम्स। तो टोटल कितने सप्ताह उसको लगेंगे मोबाइल फ़ोन के लिए पैसे बचाने में? तो 35। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट। हमने क्या किया, देखिए जो सेविंग हो रही थी उनको टोटल कर लिया, उसमें से खर्चे को माइनस कर दिया, फिर टोटल अमाउंट हमें जितने बचाने उसमें से सेविंग को डिवाइड कर दिया तो हमारे सप्ताह आ जाएंगे कि कितने सप्ताह में लगेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इफ़ 11011 बेस 2 इक्वल्स टू डैश टू द बेस 10 इज अ नंबर इन द ब्लैंक स्पेस इज, यदि 11011 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू डैश बेस 10 है तो रिक्त स्थान में क्या है? ठीक है, हमें बताना है कि ये किसके बराबर होगा। इसकी बेस क्या है? 2 है, मतलब ये क्या है, बाइनरी में लिखा हुआ है और इसे हमें टू द बेस 10 में करना है। तो देखिए बाइनरी से हम टू द बेस 10 में कैसे करते हैं। सबसे पहले जो ये संख्या है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बाइनरी में हम नंबर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर आता है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं, पहले होता है 1 यूनिट प्लेस पे, फिर 2, ऐसे इसको डबल करते जाना है, फिर आएगा 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 16, फिर आएगा 32। तो हमें 32 की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि हमारे पास इतने डिजिट्स नहीं है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारे जो नंबर्स है उसको अरेंज करते हैं। नीचे पीछे क्या है, 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है और फिर 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 1 की वैल्यू क्या हो गई 1, इस 2 की वैल्यू क्या, 1 की वैल्यू क्या हो गई 2, इस 0 की वैल्यू क्या हो गई 4, ये 1 की 8 और 1 की 6। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1, फिर 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर 0 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 1 का 8 से होगा तो 8 और 1 का 16 से होगा तो 16। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 16 + 8 24, 24 + 2 26 एंड 1 27। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 27। तो ये बाइनरी नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टू द बेस 10 में। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 27, ऑप्शन नंबर सेकंड। हमने क्या किया, 0 नहीं, हमने क्या किया, इसको पहले बाइनरी के इसमें लिख लिया 1 2 4 8 16 ऐसे ही 32। याद कैसे रखेंगे, पहले 1 लिखे उसका डबल कर देंगे,
फिर उसका डबल कर देंगे, फिर उसका डबल कर देंगे, ऐसे करके डबल करते जाएंगे। हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, इसलिए हमने 5 तक ही लिया। इसके बाद इसको हमारे नंबर को लिख लेंगे, उसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि आई 27। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37. The side of a square is 10 centimeter. How many times will the new parameter become if the side of a square is double? एक वर्ग का भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले आप मानिए कि आपके पास जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो कितनी है, 10 है। तो इससे इसका कितना आएगा पैरामीटर, परिमाप कितना आ जाएगा, 40। अब हमें बोल रहा है इसकी दुगनी करने को, तो अब कितना हो जाएगी ये 20। इसकी साइड कितनी होगी 20। अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा 80। तो ये इसका कितना गुना हो गया, दुगना, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। हमने कुछ भी नहीं किया, पहले 10 से कैलकुलेट कर लिया, फिर 20 से कैलकुलेट कर लिया और देख लिया कि किसके कितने टाइम्स है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री? निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो हम किसी लेटर को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या होगा, सेम सिमेट्री होनी चाहिए उनमें। और जब हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो हम लेटर को वर्टिकली कट करते हैं, तो इस साइड वाला भाग और ये साइड वाला भाग क्या होना चाहिए, दोनों में सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों में सिमेट्री आएगी? तो देखिए, ए को अगर हम वर्टिकली तो कर सकते हैं, ठीक है। ए को हमने वर्टिकली कट कर दिया तो दोनों साइड सेम है, लेकिन क्या हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, तो ए तो नहीं है, ठीक है। फिर एक्स को कट करेंगे, एक्स को हमने हॉरिजॉन्टली भी कट कर दिया तो भी सेम है, और फिर वर्टिकली कट कर दिया तो भी दोनों सेम है, तो एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप सी के साथ भी कर देंगे, दोनों नहीं है, वाई भी दोनों नहीं है, तो एक्स क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. 72 into 28 equals to 36 into 4 into dash. The number in the blank is 72 into 28 equals to 36 into 4 into डैश। रिक्त स्थान की संख्या हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है 72 into 28 इक्वल्स टू 36 into 4 into x मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, 36 को 72 में 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 4 से 28 कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 इक्वल्स टू x। हमारा x की वैल्यू कितनी आई 14। अब ऑप्शंस देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 7, तो 14 मल्टीपल ऑफ 7 है। ए प्राइम नंबर, 14 क्या प्राइम नंबर है, तो नहीं। लेस देन 10, क्या 14 लेस 10 से कम है, तो ये भी नहीं। एन इवन नंबर, 14 इवन नंबर है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। अ फैक्टर ऑफ 56, 14 56 का फैक्टर है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ए, डी और ई करेक्ट ऑप्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट हो जाएगी, तो ए, डी और ई फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक था, हमने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर देख ली कि वो एक्स कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो ए, डी और ई क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस अ टीचर ऑफ क्लास 3rd नीड टू फॉलो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टर 1/4 टू द स्टूडेंट?
कक्षा तीसरी में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? कौन से ऑर्डर में जो क्वार्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्लास 3rd के बच्चों को पढ़ाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है राइट अ सिंबल ऑफ क्वार्टर ऑन ब्लैक बोर्ड, चतुर्थांश के प्रतीकों को श्यामपट्ट पर लिखना, या फिर प्रोवाइड अ कॉन्क्रीट मटेरियल डिवाइड इनटू क्वार्टर, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना, या थर्ड है शो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पहले बच्चे को एक मटेरियल देंगे और उसको क्वार्टर में बांट करके दिखाएंगे, फिर पिक्चर्स दिखाएंगे जो क्वार्टर को रिप्रेजेंट करेंगी, और उसके बाद हम सिम्बल्स बोर्ड पर बना के दिखाएंगे। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, बी, सी और ए। तो बी, सी, ए क्या है, ऑप्शन नंबर 3rd, बी, सी, ए, 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। A class 3rd student perform multiplication of 16 into 25 as follow। कक्षा तीसरी के छात्र ने 16 into 25 का गुणन इस प्रकार किया। ठीक है, बच्चे ने क्या किया, 16 into 25 को पहले 8 into 2 into 5 into 5 में तोड़ लिया, फिर 5 और 2 को आगे पीछे लिख लिया, फिर 8 और 5 का मल्टीप्लाई करके 40 लिखा, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके 10 लिखा, तो कितना हो गया, 400। विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हैज़ द स्टूडेंट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न में को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया? तो छात्र ने कौन से नियम का प्रयोग किया, देख, तो हमें पता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को a इंटू बी इंटू सी पहले 2 को जोड़ लें, या फिर a इंटू बी इंटू सी पीछे वाले 2 को जोड़ करके आगे वाले में मल्टीप्लाई कर दें, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे बच्चे ने क्या किया, 8 इंटू 5 कर दिया और फिर उसे पीछे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। चाहता तो वो क्या कर सकता था, बीच वाले को मल्टीप्लाई करके भी कर सकता था, मतलब किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले आगे के 2 को कर दिया या पीछे के 2 को कर दिया। तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य सिद्धांत। तो बच्चे ने कौन से प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, एसोसिएटिव लॉ का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है नहीं, रिपीटेड एडिशन नहीं हुआ है, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा नहीं है, तो प्रतिलोम गुणन विधि भी नहीं लगी, कौन सी लगी है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। हाउ विल यू कैटर टू नीड ऑफ विजुअल चैलेंज स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित बच्चों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है किस बच्चे की बात कर गई है, विजुअली चैलेंज, दृष्टिबाधित। मेक देम सिट विद अ हायर अचीवर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ बैठाकर, या यूज अल्टरनेटिव टीचिंग मेथड एंड रिसोर्स, शिक्षा अधिगम के वैकल्पिक लिपियों और संसाधनों का प्रयोग करके, या सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, या प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय दे करके। तो हम विजुअली चैलेंज जो स्टूडेंट हैं उनमें इनमें से बेस्ट क्या हो जाएगा कि हम उससे अल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड और रिसोर्स प्रोवाइड करवाएं, शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक प्रणालियों और संसाधनों का प्रयोग करें। ठीक है, हम उन्हें अच्छे अचीवर्स के साथ बैठा देंगे तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, उन्हें स्पेशल एजुकेटर के पास भेज देंगे, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल एजुकेटर के पास नहीं भेजते हैं, हमें अपने पास ही रख करके उन्हें सिखाना है। और एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो हम किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय पराक्रम नहीं है। ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण, विजुअलाइजेशन, मानस दर्शन, मेमोराइजेशन, कंठस्थ कराना, या एस्टिमेशन, आकलन करना। तो ट्रांसपोजिशन, विजुअलाइजेशन और एस्टिमेशन तीनों ही क्या है, मैथ्स में यूज़ होते हैं।
पर कंठस्थ कराना ये नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर, और मैथ्स में ही क्यों, बाकी सब्जेक्ट में भी हम क्या करते हैं, मेमोराइजेशन नहीं कराते हैं। तो कंठस्थ कराना इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत वाला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, क्लास इंक्लूजन वर्ग समावेशन, कंजर्वेशन संरक्षण, या मेजरमेंट मापन। तो इस अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में हम मेजरमेंट नहीं करवाते हैं, मापन नहीं करवाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल्स एंड नंबर। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। A न्यूमरल इज अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। या B सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय डिफरेंट न्यूमरल्स। एक संख्या को विभिन्न संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बोथ A एंड B आर इनकरेक्ट। A और B दोनों ही अशुद्ध हैं। या A इज करेक्ट, B इज इनकरेक्ट। A शुद्ध है और B अशुद्ध है। या B करेक्ट है, A इनकरेक्ट है, A शुद्ध है और B शुद्ध है और A अशुद्ध है। या बोथ A एंड B आर करेक्ट, A और B दोनों ही शुद्ध हैं। तो जो न्यूमरल्स हैं वो सिंबल्स होता है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। और सेम नंबर को हम डिफरेंट न्यूमरल से रिप्रेजेंट कर सकते, ये भी बात क्या है, करेक्ट है। तो बोथ A एंड B आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, दोनों ही शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन। योग के निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। ए है देयर आर 15 ऑरेंजेस इन वन बास्केट एंड 17 ऑरेंजेस इन अदर बास्केट। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर ऑल टुगेदर। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। ठीक है, ये पहला हमें प्रॉब्लम दिया गया है। फिर बी है द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन विच इज़ फॉर 9,950 इज़ इंक्रीज्ड बाय 375 आफ्टर बजट, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस। एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। ठीक है, दो टाइप के हमें प्रॉब्लम दिए गए हैं। अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। ए रिप्रेजेंट एग्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन वेयर बी रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। ए योग का संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग का समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। या फिर बी सेकंड ऑप्शन है ए रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर एंड ऑफ एडिशन वेयर एस बी रिप्रेजेंट एग्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धक संरचना को प्रदर्शित करता है। या थर्ड है बी रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर बोथ रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है बोथ रिप्रेजेंट एग्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, दोनों ही योग के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाले में हमें क्या करने को बोला गया है, दोनों ही बास्केट के ऑरेंजेस को ऐड करने को बोला गया है। तो जब हम ऐड करते हैं सिंपली तो इससे बोलते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, हमने एग्रीगेट निकाला कि टोटल ऑरेंजेस कितने हैं। और जब हम किसी दूसरी चीज़ को ला करके जोड़ रहे हैं, जैसे बजट के बाद 375 रुपीज़ इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई, तो हमने ऊपर से ला करके इसकी प्राइस में ऐड करना है, तो इसे हम बोलते हैं एग्यूमेंटेशन। तो फर्स्ट वाला क्या है, एग्रीगेशन, सेकंड वाला है एग्यूमेंटेशन। ऑप्शंस देखते हैं। ए रिप्रेजेंट एग्रीगेशन वेयर एस बी रिप्रेजेंट एग्यूमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। ए योग का समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है।
एग्रीगेशन जब हमें टोटल निकालने की बात की गई हो, और एग्यूमेंटेशन जब हम ऊपर से किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एग्यूमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ए टीचर गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। एक अध्यापक कक्षा चौथी के छात्र को निम्नलिखित कार्य देता है। अरेंज 25 टाइल्स इन ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल एरे। 25 टाइल्स को भी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैन बी एड्रेस विथ दिस टास्क। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, हम टाइल्स को अरेंज कर रहे हैं, तो टाइल्स किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। तो अगर बात रेक्टेंगल की जा रही है तो क्या उसमें वॉल्यूम आएगा, नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ हमें वॉल्यूम दिख रहा है वो हमें काट देंगे। फर्स्ट ऑप्शन में वॉल्यूम दिख रहा है तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में हमें वॉल्यूम दिख रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन में भी वॉल्यूम दिख रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आयतन जहाँ जहाँ आएगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में हम कभी भी आयतन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो 2D फिगर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक ही बचा, तो सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम रेक्टेंगल से एरिया समझ सकते हैं, फैक्टर समझ सकते हैं और पैरामीटर भी समझ सकते हैं। क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप को संबोधित किया जा सकता है अवधारणाओं को, वॉल्यूम को नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज्ड बाय पियाजे। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरचना की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। फर्स्ट है, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। भार की संरचना की समझ आयतन की संरचना से पहले आती है। या सेकंड ऑप्शन है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रास्प्ड बिफोर द कंजर्वेशन ऑफ मास। आयतन की संरचना की समझ द्रव्यमान की संरक्षण से पहले आती है। या थर्ड ऑप्शन है, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। भार की संरचना की समझ संख्याओं की संरक्षण से पहले आती है। या फोर्थ, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। लंबाई की संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। भार का संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वेन हेल्स लेवल्स रिफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ। वेन हेल्स के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है नंबर सिस्टम, संख्या की संकल्पना, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, ज्योतिमय चिंतन या फ्रैक्शन भिन्न। तो वेन हेल के जो स्टेजेस है वो क्या को रिफ़र करते हैं, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, ज्योमेत्रीय चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50. Which one of the following set are problem solving strategies in mathematics? निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने के कौशल है? ट्रायल एरर, ड्राइंग, मेमोराइजेशन। इस ऑप्शन में क्या है, मेमोराइजेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं, कंठस्थ नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग, वर्क बैक, रोट लर्निंग, फिर अगेन रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन एक ही बात है। रट लेना, ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल्स, लुक फॉर द पैटर्न। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये तो सही है।
फिर नेक्स्ट है फिर मेमोराइजेशन, याद करना, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंठस्थ करना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेगेटिव वर्ड्स को देखते ही से हटा दिया तो हमारा ऑप्शन मिल गया। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटेजीज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, Which of the following teaching learning resource is the best suit to explain the concept of multiplication of two decimal numbers, says 0.3 into 0.2 equals to 0.06। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 0.06 की संकल्पनाओं को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। डेनियस ब्लॉक, टेलर्स एबाकस, नंबर चार्ट या ग्राफ पेपर। तो जब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और फिर डेसिमल नंबर का कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ग्राफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंस, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, या फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, कार्यविधिवक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, या थर्ड, प्रोवाइड रिगरस इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए, या फोर्थ, प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस मैथमेटिक्स, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो प्राइमरी स्कूल में मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए, जो एवरीडे एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड करें, रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंस, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, या सेकंड, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, या थर्ड, फोकसिंग पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स एरर, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपण पर केंद्रित होना, या फोर्थ है मेकिंग कनेक्शन विथ एवरीडे एक्सपीरियंस, प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। तो कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शन देखते हैं। वेरियस टीचिंग लर्निंग मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट को समझने के, ये भी बात सही है। फिर फोकस करेंगे कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं ताकि उनमें सुधार किया जा सके, ये भी बात सही है। और उन्हें एवरीडे एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाएगा, ये भी बात क्या है, सही है। तो कौन सा गलत हो गया, स्ट्रिक्ट टाइम रूल, हम कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्ट टाइम रूल बनाएंगे, फॉलो करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के लिए, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। नई संकल्पना को परिचय देने के समय हमें नियमों को कठोरता से पालन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, डिजाइनिंग टास्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोट मेमोराइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कार्यों की कल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। या सेकेंड, एनालाइजिंग चिल्ड्रंस एरर टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग, विद्यार्थी की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। या थर्ड, डिजाइनिंग टास्क विच इलेक्ट मोर देन वन लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर से उत्तर प्राप्त हो सके।
या फोर्थ है यूजिंग प्राइमरी ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटेड टास्क, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नहीं पे बात की गई है, तो फोर्थ ऑप्शन यूजिंग प्राइमरी ग्रुप्ड एडमिनिस्ट्रेड टास्क, मुख्यतः समूह संचालित कार्य का प्रयोग किया जाए, ये प्राइमरी लेवल पे नहीं ठीक रहेगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 3/4, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। तो कितने चतुर्थांश हो जाएंगे, पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कितना हो जाएगा, 18 × 4 कितना हो जाएगा, 72, 72 + 3 कितना हो गया, 75/4। तो इसमें कितने चतुर्थांश हो गए, तो 75 चतुर्थांश हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इन ए स्कूल हाफ ऑफ स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन, 1/4 प्ले वॉलीबॉल, 1/8 प्ले टेनिस and 1/6 play chess and remaining go for swimming. If the number of students playing volleyball is 160, how many students play chess? एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल वाले खेलने वाले छात्र की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। इजी क्वेश्चन है। देखिए वॉलीबॉल कितने छात्र खेल रहे हैं, 1/4 कितने का, पूरे का, तो पूरे को हम मान लेते हैं x। ये किसके बराबर है, 160 के बराबर है। देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 1/4 छात्र कितने वॉलीबॉल खेल रहे हैं पूरे में से, है ना। तो पूरे में से 1/4 छात्र, और लास्ट में बताया कि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 160 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 × 4। तो ये कितना हो जाएगा, 640 आ जाएगा। तो कितने टोटल छात्र हैं, 640। अब हमें बताना है कि चेस कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो चेस खेलने वाले बच्चों का फ्रैक्शन कितना है, 1/16, 1/16 ऑफ x। तो ये कितना हो जाएगा, 1/16। हमने अभी निकाला था कि ये कितना है, 640। x की वैल्यू कितनी आ गई, 640। कैंसिल कर देते हैं 8 की टेबल से, 8 की टेबल से 2 टाइम्स में, 8 की टेबल से 8 टाइम्स में, ये कितना आ जाएगा, 40। तो इसका आंसर क्या हो गया, 40। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 40। हमने क्या किया, वॉलीबॉल खेलने वाले का फ्रैक्शन दिया गया था, उसको हमने 160 के बराबर रखा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि वो कितने हैं, 160 के बराबर है। वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। फिर चेस खेलने वाले प्लेयर्स कितने थे, 1/16 किसके, पूरे के। तो पूरे कितने हैं, 640। यहाँ से हमने क्या किया, इनका नंबर निकाल लिया। ठीक है, तो ये कितना है, 40 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। Deepa goes to a post office to post mail letters and parcel. The postal rate depicted are as below. दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। लेटर वेइंग, पत्र का भार 20 ग्राम और लेस है तो 5 रुपये लगेंगे। पर एवरी एडिशनल 20 ग्राम 2 रुपीज़ लगेंगे। और पार्सल के वेट हैं 50 ग्राम और लेस होंगे तो 5 रुपीज़ लगेंगे। 50 ग्राम या उससे कम होंगे तो 5 रुपये। और फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम
₹3 एडिशनल लगेंगे। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए ₹3 लगेंगे। तो हमें बताना है कि दीपा को कितने पे करने पड़ेंगे। अगर दीपा वॉन्ट्स टू सेंड 2 पार्सल weighing 250 ग्राम and 300 ग्राम respectively and 2 letters each 20 ग्राम and 35 ग्राम respectively, how much postal charge does she have to pay? दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, तो उसे कितना डाक शुल्क देना होगा। ठीक है, तो पहले हम पार्सल की बात कर लेते हैं कि पार्सल कितने का है, 250 ग्राम का है। तो पार्सल का चार्ज कितना है, 50 ग्राम और लेस। ठीक है, 50 ग्राम तक ₹5 हैं। तो मतलब अभी कितना लगने वाला है, पहले ₹250 का कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹50 लगे, 50 ग्राम के उसके ₹5 लग गए। अब कितने ग्राम बच गया, 200 ग्राम बच गया। अब 200 ग्राम को 50 से डिवाइड करते हैं तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4। मतलब हमारे 50 ग्राम्स के कितने 4 एडिशनल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे ₹3 लगेंगे। तो कितना हो गया, 5 + ₹12, ₹17 लग गए ₹250 वाले के लिए। देखिए कैसे किया हमने, 50 ग्राम और लेस, अगर 50 ग्राम तक है तो ₹5 लगेंगे। तो ये तो 50 ग्राम से ऊपर है, तो पहले 50 ग्राम के लिए उसको ₹5 लग गए। फिर हम देखेंगे कि कितना ऊपर है। ठीक है, कितना ऊपर है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास ₹200 बचेंगे, 200 ग्राम बचेंगे। उससे हमने 50 से डिवाइड कर लिया, तो कितना आया, 4 आया। तो 4 टाइम्स 50 एडिशनल हो जाएगा हमारे पास। 50 ग्राम 4 टाइम्स एडिशनल होगा, तो 4 और जो 50 ग्राम से उसके लिए कितने रुपए लग रहे हैं, ₹3 एडिशनल लग रहे हैं। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। पहले ₹5 लग रहे थे, उसके बाद ₹12 और लग रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, ₹17। तो ये 250 वाले के लिए तो कितने रुपए हो गए, ₹17। अब 300 वाले के लिए कितना हो जाएगा, पहले ₹5 लगेगा। ठीक है, फिर देखो हम ऐसे तोड़ लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 50 ग्राम + 50 × 5, 300 को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर लिया। ₹50 जो फिक्स चार्ज है, और फिर बचे कितने हमारे पास, ₹250 बचे। 250 को 50 × 5 में तोड़ लिया। इस ₹50 के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, ₹5। और उसके बाद एडिशनल जो ₹50 है उसके लिए कितने लग रहे हैं, ₹3। और ये ₹3 कितने बार लगेंगे, 5 बार। तो 15 और 5 ₹20। यहाँ पे कितने रुपए हो गए, ₹20। पहले ₹17 लगे थे 250 वाले के लिए, ग्राम के पार्सल के लिए। फिर हमें ₹20 लग रहे हैं 300 ग्राम वाले पार्सल के लिए। तो पार्सल का टोटल प्राइस कितना हो गया, 37। ठीक है, पार्सल के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, ₹37। अभी हम ये याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 2 लेटर्स है। 2 लेटर्स के चार्जेस, एक है 20 ग्राम का और एक है 35 ग्राम का। 20 ग्राम और लेस के लिए ₹5। तो 20 ग्राम वाले के लिए कितने रुपए लग गया, ₹5। और 35 ग्राम के लिए क्या लगेगा, इसको हम तोड़ लेते 20 + 15। 20 के लिए कितना लग गया, ₹5। और 15 जो एडिशनल लगेगा उसके लिए कितना लग गया, ₹2। तो इसके लिए कितना लग गया, ₹7। तो इसके लिए ₹5 और 35 वाले के लिए कितना, ₹7। तो यहाँ पे कितना आ गया, टोटल ₹12। लेटर्स के लिए ₹12 और पार्सल के लिए ₹37। पार्सल के लिए ₹37 और लेटर्स के लिए ₹12। तो टोटल हम कर लेते हैं ₹49। ऑप्शन देखते हैं, 4th नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ₹39 लगे।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, पहले हम 50 रुपीज़ के हिसाब से फिर एडिशनल वेट को क्या करें 50 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा पार्सल के हिसाब से आ गया पैसे, और हमने लेटर में भी ऐसा ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 डिजिट 2 3 4 6 7 8 आर अरेंज इन द फॉलोइंग ब्लैंक, द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आफ्टर एडिशन इज। अंक 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, योग्य करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। अधिकतम नंबर क्या हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे भी हम अधिकतम देख सकते हैं कि 1605 है, फिर भी हम करके देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ हमें मैक्सिमम वैल्यू लानी है तो हम मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ यूनिट प्लेस पे रखेंगे क्या 100th प्लेस पे रखेंगे, तो 100th प्लेस पे रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी है 8 है, तो हमने 8 यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी अगर हम मैक्सिमम रखेंगे तो ही मैक्सिमम आएगा, तो 8 हम यहाँ रख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे कितना रख देते हैं 7 रख देते हैं। अब यहाँ पे अरेंज करना है, तो यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, 8 यूज़ कर लिया हमने, 7 यूज़ कर लिया, अब 6 ले लेते हैं। अगर हम जितना हम इस साइड पे बड़ी संख्या लेंगे उतनी हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो 7 हो गया। उसके बाद हमारी उससे बड़ी उसके उससे छोटी संख्या है 4 के बाद कितनी है 3 और फिर 2 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, ये कितना होंगे 5 6 और 4 10 0 और ये हो जाएगा 1605 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी संख्या चूज़ करनी है, फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। अगर हमें स्मॉलेस्ट बोलता तो हम उल्टा करते हैं, हम बड़ी संख्या को इधर चुन लेते तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाती, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिक लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। रीड द फॉलोइंग रेलवे टाइमिंग ऑफ न्यू दिल्ली टू चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस एंड आंसर द क्वेश्चन। नई दिल्ली और चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्टेशन दिए गए हैं, उनके आने का समय और जाने का समय दिया गया है, और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम भोपाल टू विजयवाड़ा इज 13 आवर 10 मिनट्स। भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट का है। या ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू चेन्नई इज 15 आवर्स 10 मिनट्स। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। थर्ड ऑप्शन है द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू नागपुर इज 11 घंटे 30 मिनट्स। नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट का है। या फोर्थ ऑप्शन है द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम भोपाल टू चेन्नई इज 21 आवर 40 मिनट्स। भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21 घंटे 40 मिनट का है। तो जो स्टेशन यहाँ पे दिए गए हैं, भोपाल से विजयवाड़ा, आप क्या करेंगे उसकी ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर नागपुर से चेन्नई, फिर न्यू दिल्ली से नागपुर और भोपाल से चेन्नई, और फिर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जब हमने क्या किया, इस कैलकुलेट किया, तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, सेकंड है द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू चेन्नई इज़ 15 आवर 10 मिनट्स। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब आप कैलकुलेट करें तो डिपार्चर टाइम से फिर अराइवल टाइम को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अ होल नंबर इज एडेड टू 50 एंड द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 50। द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज। 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्या का जोड़ क्या है। ठीक है, हमें 50 में से क्या करना है, एक होल नंबर ऐड करना है। 50 में एक होल नंबर जोड़ना है, ऐड करना है। तो वो होल नंबर कुछ भी हो सकता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने 5 लिया, ठीक है। तो
हमने 5 को क्या करना है, ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 55। फिर एक और बार हमें क्या करना है, 50 में से 50 में से वही सेम संख्या जो हमने यहाँ पे ऐड की है उसी को क्या करना है, अभी सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो अभी कितना हो जाएगा 45। ये जो रिजल्ट आए हैं दोनों, उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। मतलब हमसे पूछा गया था सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, तो इनको ऐड करने पे क्या आएगा 100। ठीक है, मैंने 5 लिया है, आप 10 ले लेते, 20 ले लेते, 3 ले लेते, 4 ले लेते, कुछ भी लेते। यहाँ पे जितना सम किया है उसी को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते और जो आया है दोनों में रिजल्ट उनको ऐड कर देते, तो क्या आ जाता 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा मैथ्स का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।